सुबह का टाइम था। एक बहुत बड़ी बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं और उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा है, उसे लेकर वह उस बैंक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति उस बैंक के अंदर घुसे थे, तो वहाँ पर जितने भी कस्टमर थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, वह सभी अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था दीनदयाल जी, जिनके एक हाथ में छड़ी है और एक हाथ में उन्होंने पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा है। वह धीरे धीरे एक काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जो काउंटर ग्राहकों के लिए था और ग्राहकों की मदद करने के लिए एक महिला वहां पर बैठी हुई थी। उस महिला का नाम था रीना। रीना के पास पहुंचकर वह रीना को बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, ये अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। ऐसा कहकर दीनदयाल जी उस लिफाफे को रीना की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन रीना दीनदयाल जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है कि बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं होगा। लेकिन तभी दीनदयाल जी बड़े ही सहजता से कह देते हैं कि बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। उसके बाद रीना उनसे कह देती है कि बाबा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। ऐसा कहकर रीना दूसरे कस्टमर का काम करने लगती है और दीनदयाल जी वहीं पर खड़े होकर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह वेट करने के बाद दोबारा से कहने लगते हैं कि बेटी, अगर तुम थोड़ा बिजी हो तो तुम मैनेजर को फ़ोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। इसके बाद रीना न चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठाती है और मैनेजर के केबिन का नंबर डायल कर देती है और मैनेजर को बता दिया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहो तो मैं उनको वहां पर भेज देती हूँ। इसके बाद मैनेजर वहीं से दीनदयाल जी को देखता है। दीनदयाल जी बड़े ही साधारण दिखाई दे रहे थे, तो मैनेजर फ़ोन पर रीना से पूछने लगता है कि क्या यह हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही कोई मुंह उठाकर चला आया है। तो वह कहती है कि सर, यह बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मैनेजर कह देता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो और थोड़ी देर बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। मैनेजर के कहने पर रीना दीनदयाल जी को कहती है कि बाबा, आप वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिल लेंगे। इसके बाद दीनदयाल जी वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर कोने में रखी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग दीनदयाल जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कस्टमर आया करते वो अच्छे खासे सूट बूट में आया करते, लेकिन दीनदयाल जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे। देखने से लग भी नहीं रहा था कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफ़ी अमीर लोगों के अकाउंट रहा करते थे। दीनदयाल जी अपना नंबर आने का वेट करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और उससे मैं बात कर लूँगा। इस बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी पोस्ट पर काम किया करता था, जिसका नाम अंकित था। अंकित अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वह बैंक के अंदर आता है, तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, उसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अंकित सीधा दीनदयाल जी के पास जाता है और बड़े आदर भाव से उनसे पूछने लगता है कि बाबा, आप यहाँ पर क्यों आए हो और क्या काम है आपको? क्योंकि अंकित बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह उसे पूछने के लिए गया था। वह बुजुर्ग व्यक्ति अंकित को बता देता है
कि मुझे मैनेजर से मिलना है और उससे मुझे कुछ काम है। इस बात को सुनकर अंकित उनसे कहता है कि ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो और मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद अंकित मैनेजर के कैबिन में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता देता है। लेकिन मैनेजर पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है कि पता है मुझे, मैंने ही उसे वहाँ पर बिठा रखा है, थोड़ी देर वहाँ पर बैठेगा और वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर अंकित को और कोई काम बता देता है और कहता है कि तुम यह काम कर लो और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अब अंकित दूसरे काम में लग जाता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ पर बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखता है, लेकिन उसके बाद उसे यह बात सहन नहीं होती। वह खड़ा होता है और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। तो मैनेजर देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है, तो वह फ़ौरन से अपने केबिन से बाहर निकलता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। वह पूछने लगता है कि हाँ बाबा, बताइए आपको क्या काम है। तो दीनदयाल जी अपना लिफाफा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि बेटा, यह देखो, मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे बैंक अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। आप देखकर यह बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं कि बेटा, पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही मुझे बताओ। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो। तो मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि बाबा, यह सालों का एक्सपीरियंस है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं यह बात बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरह का है और किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से चले जाओ। सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं। इसके बाद दीनदयाल जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार ज़रूर से देख लेना। ऐसा कहकर दीनदयाल जी वहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ही वह गेट पर पहुँचते हैं तो फ़ौरन मुड़कर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर दीनदयाल जी बैंक के गेट से बाहर निकल गए थे। इसके बाद जब मैनेजर को यह बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डर तो उसे लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा। मैनेजर किसी काम से चला जाता है। इधर टेबल पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था, जिस लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति की बैंक अकाउंट की डिटेल थी। इसके बाद अंकित वहां से उस लिफाफे को लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। और जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहाँ पर आया था, यह इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के 60% शेयर इसके पास ही हैं। इस बात से वह बड़ा ही हैरान होता है और अच्छी तरह से उस डिटेल को पढ़ने लगता है। तो डिटेल को पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है कि यह इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद अंकित उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और बैंक मैनेजर के पास जाता है। बैंक मैनेजर जो अपने कैबिन में किसी अमीर कस्टमर से बात कर रहे थे और उन्हें इस तरह तरह की स्कीम बता रहे थे। बैंक मैनेजर उसे इशारों से ही पूछने लगता है कि किस लिए तुम यहाँ पर आए हो।
तो अंकित इशारों से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो यहाँ पर आया था और आपने उसे ऐसे ही यहाँ से भेज दिया। आप एक बार इस पर नज़र डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर अंकित ने वह रिपोर्ट मैनेजर साहब के टेबल पर रख दी। लेकिन तभी मैनेजर साहब अपने उस क्लाइंट से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो भाई अंकित, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद अंकित बड़े आदर भाव से मैनेजर साहब से कहता है कि आप इसको एक बार देख लो। तो मैनेजर उस रिपोर्ट को आगे की तरफ सरकाते हुए कहता है कि मुझे इसको नहीं देखना और मुझे ऐसे कस्टमर से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को अंकित की तरफ बढ़ा दिया था और अंकित उस रिपोर्ट को वहां से लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक के अंदर सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन उसी टाइम पर, जिस टाइम पर दीनदयाल जी आए थे, उसी टाइम पर फिर से आते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिसके हाथ में एक सूटकेस भी था और अंदर आने के बाद में मैनेजर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं। तो मैनेजर भी डरते हुए अपने केबिन से निकलकर दीनदयाल जी के सामने आकर खड़ा हो गया था। तभी दीनदयाल जी मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो अब आप अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि भला मेरे साथ ये क्या कर सकते हैं। उसके बाद दीनदयाल जी कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर की पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले अंकित को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर कहने लगता है कि आप होते कौन हैं मुझे इस तरह से हटाने वाले। तो दीनदयाल जी कह देते हैं कि मुझे इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझ लो, क्योंकि 60% शेयर वैल्यू मेरे पास है और मैं चाहूँ तो तुम्हें हटा भी सकता हूँ और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूँ। यह बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और दीनदयाल जी की तरफ फीकी निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति जो दीनदयाल जी के साथ आया था वह अपने उस सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि अंकित के प्रमोशन का था। उसे एक बैंक मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद वह दूसरा लेटर निकालता है जिसको बैंक मैनेजर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। यह बात सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी दीनदयाल जी उसे उठाते हैं और कहते हैं कि मैं किस वजह से तुम्हें माफ़ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई भी फ़र्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना दीनदयाल जी ने की थी और उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज़्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और कोई भी बैंक का स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि वह तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से हटा भी सकता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है वह बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला अंकित, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे जाकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उनको जज ना करे।
ऐसा कहकर दीनदयाल जी रीना को बुलाते हैं और उसे भी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी पहली गलती समझकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़ों से जज नहीं करना है। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज़्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद रीना हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दीनदयाल जी वहाँ से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोगों से कहकर गए थे कि अंकित से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। अब मैं बीच बीच में यहाँ पर किसी न किसी को भेजता रहूँगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। ऐसा कहकर दीनदयाल जी वहाँ से चले गए थे और बैंक का पूरा स्टाफ इस बारे में सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। दीनदयाल जी का यह कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग कहते हैं कि ओनर हो तो ऐसा हो, वरना बेशक से ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ओनर अपनी बैंक को खोलकर चले जाते हैं, फिर चाहे पीछे से मैनेजर किसी भी तरह का काम करे या पीछे से कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करे, उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन दीनदयाल जी ने अपने ओनर होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को अच्छा सा सबक सिखाया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.